नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने सीपीओ के लास्ट ईयर के पेपर को डिस्कस किया था। इंग्लिश में क्या क्या आया हुआ था और उसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं एसएससी सीजीएल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है जो एसएससी कंडक्ट करता है, और उसके प्री में यानी प्रिलिमिनरी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है आप लोगों के लिए, जो एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ था, जो 4 जून 2019 में सिर्फ फर्स्ट में आया था। दोस्तों, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे देखते हैं। एसएससी में ये 25 क्वेश्चंस आए हुए थे 4 जून 2019 में शिफ्ट 1 में, क्योंकि आपको पता है एसएससी शिफ्टों में एग्ज़ाम कराता है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 चलता है, वहाँ पे शिफ्ट 3 भी चलता है। तो आइए देखते हैं उसे और सॉल्व करते हैं। और कोशिश करिए कि आप अगर जो कोई पॉइंट नहीं जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। समय की बर्बादी किए बगैर शुरू करते हैं। एज यूजुअल, instructions in the following passage, some word have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Select the most appropriate option for each blank. ये comprehension आया था। पहले थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले लेते हैं दोस्तों। ये comprehension आया हुआ था और इस comprehension में आपको fill in the blanks करना था। आइए देखते हैं किस तरीके से ये comprehension आया था और उसका आंसर क्या होगा। कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ लीजिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने से पहले। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन विद प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर। एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्लैंक नंबर 1 में क्या लगेगा। हु स्पॉट द मोस्ट एरर, इट्स रनिंग डैश 2 week campaign calling on a Korean and foreigner dash to keep their eye peeled for dash in English, Japanese and Chinese text. The Korea Time reports there is a dash focus on a public transport sign, map and information sign at a historic site as part of a drive to improve the experience of a foreign tourist in the South Korean capital. आइए देखते हैं। अभी हमने ये समझा कि एक पैराग्राफ था, कॉम्प्रिहेंशन था, और वहाँ पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 76 में ये आया हुआ था, क्योंकि उससे पहले 1 से लेकर 75 तक जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। वहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर 1 क्या था, देखिए। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन विद द प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर डैश। क्या आएगा, फॉर दीज, दोज, दैट, दीज। हु स्पॉट द मोस्ट एरर, तो ऑफर फॉर दोज आएगा, दिस नहीं आएगा, दोज, उनके लिए। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2। ऑप्शन है 1 डी एन ए। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, क्या आएगा, दोज हु स्पॉट द मोस्ट एरर, इट्स रनिंग डैश 2 week कैंपेन। हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया था। इट्स रनिंग, दी आएगा या एन आएगा या अ आएगा, अ कैंपेन आएगा। एक कैंपेन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये 77 में आपका डी आंसर होगा। अब 78 क्वेश्चन देखिए। फिर सेम सिमिलरली अलाइक लाइकली आपको ऑप्शन दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 में क्या है ये देख लीजिए। कॉलिंग ऑन अ कोरियन एंड अ फॉरनर डैश टू कीप देयर आई पिल्ड फॉर। तो 3rd और 4th में क्या आएगा ये आपने देख के बताना है। ये देखिए 3rd में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर
अलाइक, सी आएगा, ऊपर पढ़ा है आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, देयर आई पिल्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, यानी मिस्टेक्स इन इंग्लिश, तो 79 का डी आंसर होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 में क्या है, अब आप ऑप्शन देखिए। ब्लैंक नंबर 5 पे क्या है, पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट सिग्निफाई मेटिकुलस, पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट सिग्निफाई मेटिकुलस in English, Japanese and Chinese text, the Korean time reported. There are dash focus on the transport sign. There is a particular आएगा, या आपका particular के बाद क्या ऑप्शन था देखिए, there is a dash important signify meticulous। इसमें से कौन सा एक वर्ड आएगा? वो बोल रहा था कि देयर इज अ डैश फॉर अ ट्रैफिक साइन। पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट तो नहीं आएगा, पर्टिकुलर फोकस हो सकता है या मेटिकुलस हो सकता है, बिल्कुल। तो आपका आंसर इसमें मेटिकुलस भी नहीं होगा, पर्टिकुलर था तो पर्टिकुलर होगा। ए कि वहाँ पे बोला गया था कि पर्टिकुलरली ट्रैफिक साइन को देखेंगे जहाँ पे मिस्टेक था। तो ऐसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर देम इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोर्स, इस वर्ड का सिनोनिम लिखना है आपने। अब अगर आपने रूट वर्ड मेथड से पढ़ा होगा या अपना कोई मेथड बना के पढ़ा होगा जिससे आपने याद किया था, मैं आपको बताऊंगा मैंने किस मेथड से ये याद किया था ताकि आपको पता चल जाए। इस वर्ड का सिनोनिम होता है प्रेस्ट्राइज। मैंने इस कोर्स वर्ड को ऐसे याद किया था कि मान लो ज़िंदगी में कोई किसी को कोसता रहता है, कोसना, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कोसता रहता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर। हिंदी वर्ड से को रिलेट करके याद किया था तो इसलिए मुझे याद है। देखिए, इस प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब हो गया प्रेशराइज। ऐसे आप बना सकते हैं, अपना याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप बनाएंगे तभी याद होगा और तभी एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे। इन अ सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 82 था जिसमें ग्रामर का एरर पूछा गया था। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर इन केस दैट द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ये बोल रहा है कि वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कई ऑर्डर डिक्लाइन करना पड़ा, इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, क्योंकि प्रोडक्शन रुक गई थी लेबर के स्ट्राइक से। तो वहाँ पे इन केस नहीं आएगा, यहाँ पर ग्रामर एरर है, इन केस दैट नहीं आएगा। इस संदर्भ में आप देखेंगे इन केस दैट नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर बिकॉज द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। तो इन केस यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है, नोट कर लीजिए। आगे आ जाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। ओपिनियन वर्ड नहीं है, ब्रांड नहीं है, हैज़ द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग, रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है आपका, डी भी नहीं है, सी आंसर होगा आपका, रेपुटेशन आएगा, ये गलत है, सी इज़ योर करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कैसे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ऑल चैप्टर नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें सारे ग्रामर के रूल्स और पॉइंट्स, टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और वोकैब के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
सिनोनिम्स एंटोनिम्स, रूट वर्ड जो मैंने दिया हुआ है वर्ड याद करने का, और इडियम एंड फ्रेजेस सारा याद कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सपेंशन। देखिए कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एक्सपेंशन का मतलब लिख के आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग एंटोनियम वर्ड नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है। एक्सपेंशन यानी फैलाव। चाइना अपना जो बॉर्डर है वो एक्सपेंड कर रहा था ना, इंडिया की तरफ एक्सपेंशन कर रहा था, इससे याद कर लीजिए फैलाव कर रहा था, विस्तार कर रहा था। तो इसका उल्टा देना है। एक्सटेंशन माने भी बढ़ाना होता है, ऑगमेंटेशन माने बढ़ाना होता है, इन्फ्लेशन माने बढ़ना होता है। तो एक्सपेंशन का समवेयर ये सिनोनियम है तीनों, बट आपको एंटोनियम देना है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है घटाना, कंप्रेस करना, छोटा करना। तो एक्सपेंशन का उल्टा क्या हो गया? विलोम शब्द। एंटोनियम मीन्स विलोम मतलब एंटोनियम, कंप्रेशन हो गया। आंसर इज डी। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या वर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 85। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड स्कैर। स्कैरसिटी होता है यानी किसी चीज़ का अभाव होना। इंडिया में जॉब की स्कैरसिटी है ना, अभाव है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, ऐसे याद कर लीजिए। उसका उल्टा लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। स्कैंटी माने भी वही होता है, कम। फ्यू माने कम, सेल्डम माने कभी कभार। ठीक है, तो डी हो गया प्लेंटीफुल, अत्यधिक मात्रा में होना। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कैलेंडर, करियर, कैलस, कैरेज। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है, रॉन्गली वाला करना है, तो आपका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। बैंड्स यानी बैंड्स किसे बोलते हैं, हमने अपने वोकैब वाले सेक्शन में कवर किया हुआ था। जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िकल बैंड्स हो, चाहे वो गाना गाने वाले बैंड्स हो, कोई से भी बैंड हो, कलरफुल जो प्रदर्शन, कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसे आप अपैरल या ड्रेसिंग नहीं बोलेंगे, कॉस्ट्यूम्स बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। Select the word which means the same as the group of word given below. A person, animal or plant which below the usual height. जो एक usual height से छोटा हो, यानी बोना, हिंदी में बोना बोलते हैं, तो उसका आंसर हो गया बी, ड्वार्फ। इसका मतलब बोना होता है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. The worker of this textile factory demand higher wages for a long time. ये हिंदी में मतलब समझिए कि जो यहाँ के वर्कर्स थे टेक्सटाइल फैक्ट्री के, वो काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी लंबे समय से हायर वेजेस की डिमांड कर रहे थे। तो क्या चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट टेंस। मैं इसलिए ये सारे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको लाइन में ला सकूँ कि आपने यहाँ पर क्या सोचना है कि आपको यहाँ पर राइट टेंस यूज़ करना है सेंटेंस में। और हमने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बता देता हूँ, ऑल चैप्टर्स के अंदर प्लेलिस्ट में है क्लॉजेज, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा था। ठीक है, और उस क्लॉजेज में वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था हमने कि कैसे वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस एग्रीमेंट पढ़ा था। सॉरी, टेंस एग्रीमेंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ये वाला टेंस होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये वाला टेंस लगेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टेंसेस पर थोड़ा लंबा खींचा है। जब तक आप वो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो एक ही टेंस का रूल पढ़ के नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी रिपीटेडली आ जाता है।
प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपना बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो ये आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री हायर वेजेस डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से मांग रहे हैं, अभी तक मांग रहे हैं, तो आएगा हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस, तो गलती इस पार्ट पे है। अगर आप हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस लगाएंगे तो फिर आपका ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ए इज़ द आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इफ यू पार्क योर कार हियर, द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू। अभी उसने कार पार्क नहीं किया है, यहाँ पर अगेन टेंस गलत यूज़ हो रहा है। देखिए, यदि तुम अपना कार यहाँ पार्क करोगे तो ट्रैफिक पुलिस तुम्हें फ़ाइन लगाएगी, ये बोलना चाह रहा है। तो द ट्रैफिक पुलिस क्या आएगा, विल फाइन यू आएगा। पास्ट टेंस क्यों यूज़ हो रहा है, हैज़ फाइंड। ठीक है, तो आगे देखिए, वर्ड थर्ड फॉर्म हो रहा है या कौन सा हो रहा है वर्ब का, वो यहाँ पर देखकर आपको पकड़ना पड़ेगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर देखेंगे, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है वहाँ पे, आपको एक बार में 2 बार में वीडियो देखने पे क्लियर हो जाएगा टॉपिक, तो प्लीज़ उसे मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 91। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। अब ऐसे जंबल्ड माने क्या होता है, एक लय में ना होकर, एक क्रमबद्ध ना होकर कोई आगे पीछे सेंटेंस दे दिया जाता है, जिसको आपने अरेंजमेंट करना होता है और बताना होता है कि ये किस सेंस में लगेगा, किस सीक्वेंस में लगेगा, ताकि इसका एक मतलब निकल के आए और सही लॉजिकल मतलब निकल के आए। तो हम इन चारों को एक बार पढ़ेंगे दोस्तों, और फिर देखते हैं कि क्या मतलब निकल के आता है, और उस हिसाब से हम लोग इसको प्लान करेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द कैफ़े ओनर सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन एंड होप्स customer will realize the animals are worth saving, even though they often have a bad reputation. None of them are venomous, meaning customer can get up close and personal with the reptiles. Here you sip your drink in the company of 35 snacks. Snacks. This cafe, which has just opened in Tokyo, is not for the faint-hearted. अब आपको बताना है कि ये बिल्कुल जंबल लग रहा है ना, कोई क्रमबद्ध तरीके से कोई लॉजिकल बात नहीं आ रही, टुकड़ों में बात आ रही है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन से क्रम में लगेगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस, द कैफ़े ओनर सेज ही इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन, तो पहला बनेगा ए। ठीक है, हम लिखते हैं ए। नन ऑफ देम आर वेनेमस, मीनिंग customer can get up close and personal with the reptile. Here you sip drink in the company of 35 snakes. This cafe, which has just opened in Tokyo, is not for the faint heart. तो obviously मुझे तो ABCD ही सीक्वेंस लग रहा है, और क्योंकि अगर आप यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो, DBCA, दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फेंटेड हार्ट। ठीक है, डी आ सकता है। बी, नन ऑफ देम आर वेनमस, नहीं कोई रहे, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो ए पार्ट नहीं हो सकता, कोई लॉजिकल नहीं आ रहा। कैफे फेंटेड हार्ट के लिए नहीं है, पर इसमें से कोई जहरीला नहीं है बोल रहा है, तो कोई लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन रहा है। डी सी देखिए, हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक, तो डी के बाद आपका सी हो सकता है, दिस कैफे विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फेंटेड हार्ट, हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक। ठीक है, सी हो सकता है। अब आगे आ जाइए, बी, नन ऑफ देम आर वेनेमस, ठीक है, हो सकता है। द कैफ़े ओनर सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन एंड होप कस्टमर, अब लास्ट में तो बात नहीं करेगा, तो ये गलत है, आंसर होगा आपका सी। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92। अगेन द सेम क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। आप इनमें से चूज करके सेंटेंस को एग्जैक्टली फिट करके रीड करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आपका आंसर आएगा। ये बेस्ट तरीका रहता है इसके लिए, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में लगाते रहेंगे तब तक शायद आप कंफ्यूज हो जाए, बट आप इसको ऐसे ही फिट करके देखते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ये है। देखिए, एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ necropsy on the animal and found about 40 kilogram of plastic including grocery bag and rice sack. A 4.7 meter long whale died on a Saturday in Philippines where it was stranded in a day earlier. It is very disgusting and heartbreaking, he said. We have done necropsies on 61 dolphin and whales in the last 10 years and this is one of the biggest amount of plastic we have seen. The animal died from starvation and was unable to eat because of the trash filling in his stomach, said Daryl Bletchley, director of D-Bone Collector Museum, INC. तो अब सीधा आप देखेंगे यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है बी से, क्योंकि जब पढ़ लिया आपने तो आपको समझ में आ गया। अ 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। बी आ सकता है। एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म अ नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40। ए आएगा, मरे हुए पे नेक्रोप्सी हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, किस लिए मरा था? भूख के मारे। इट इज़ वेरी डिस्कस्टिंग, ही सेड वी हैव डन नेक्रोप्सिस ऑन 61 डॉल्फिन। उन्होंने नेक्रोप्सिस फिर 61 डॉल्फिन पे किया। तो आंसर हो गया BADC। योर आंसर इज सी। आपको ऐसे लगा के देखना पड़ेगा, आपको मीनिंग आने चाहिए इन सेंटेंस के, तो आप आसानी से उसे हिंदी में भी समझ के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए, ईडियम एंड फ्रेजेस हमने किया था, प्लेलिस्ट पे वोकैब के अंदर रखा हुआ है, और कैसे याद करना है वो भी सारा दे रखा है। 1000+ ईडियम एंड फ्रेजेस दे रखे हैं जो SSC में आते ही आते हैं, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब क्या है? आप ये समझिए कि आपने देखा है। इसे याद करने का तरीका बताऊं या पहले आंसर बताऊं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले मैं आंसर बता देता हूं। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब है टू यूज़ रेकलेसली, लापरवाही के साथ, ठीक है, रेकलेसली। अब आप ये समझ लीजिए, डक एंड ड्रैग्स का मतलब ये हो गया कि एक नदी है जी या तालाब है, उस पर समझ लीजिए कबूतर बोल रहा हूँ, बत्तख जो है वो तैर रहा है पानी में, और कोई आदमी वहाँ पे खेलने के लिए पत्थर उठाता है, जैसे कि पानी में पत्थर को उछालते हैं ना ताकि वो डूबे ना, कितने टपके खाता है, वैसे फेंक रहा है। तो वो रेकलेसली कर रहा है, वो पत्थर जाके बत्तख को लग सकता है, ठीक है। तो वो लापरवाही हो गई एक किस्म की। तो इसे ऐसे सेंटेंस को, इस इडियम को ऐसे जोड़ के, इस कहानी से जोड़ के देखिए तो ज़िंदगी भर आप ये नहीं भूलेंगे, इसका मतलब टू यूज़ रेकलेसली होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, इन अ सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, ऑल्दो इट टोर अक्रॉस सदर्न अफ्रीका। वो साइक्लोन जो था वो आदमी को मार चुका है, 157 आदमी इंडोनेशन में। तो ऑल्दो तो नहीं आएगा, हालांकि कैसे आएगा? तो गलती कहाँ पर है? ऑल्दो में। पार्ट सी आपका आंसर रहेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95, आगे चलते हैं। देखिए, सेलेक्ट द करेक्टिव एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, और इस पे हम वीडियो बना के डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, काम आएगा आपके। एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द गार्ड, ये एक्टिव वॉइस में है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द गार्ड, तो ये वाला पार्ट आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पैसिव में दे रखा है, इसको आपने एक्टिव में कन्वर्ट करके बताना है। ये हमने किया हुआ है, पहले वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि सारा एक्टिव पैसिव इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊँगा।
इसका आंसर आएगा द गार्ड वर थोरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। ठीक है, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एक्सप्लोड ठीक है, एक्सपायर ठीक है, एक्सप्लिसिट ठीक है, एक्सप्लॉइट ई नहीं लगेगा, ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ए इज द आंसर। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्रॉनिक। हमने दो वर्ड पढ़े थे, क्रॉनिक, दूसरा था क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो इतिहासकार लोग या कोई लिखता है किस क्रम में, क्रमबद्ध करके, या किस क्रम में चीज़ें घटनाएं घटी थी, ठीक है, डेट वाइज, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाता है। और क्रॉनिक होता है जो काफ़ी लंबे से बीमारी चल रही हो, उसे क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो 97 का आंसर हो गया परसिस्टेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी कॉमन टेम्परेरी नहीं, क्रॉनिक डिजीज़ होता है तो वो परसिस्टेंट हो गया उसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए इडियम में फिर आया एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर क्या होता है? आपने स्वॉर्ड देखा होगा, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है। तलवार बहुत लंबा होता है, अगर कहीं लेके चलोगे तो वो दिखाई देता है, देखिए तलवार ऐसा होता है। ठीक है, और डैगर क्या होता है कि एक चाकू, धारदार हथियार होता है और वो बहुत छोटा होता है जिसे आदमी छिपाकर चल सकता है, ये समझ लीजिए डैगर्स। डैगर्स ड्रॉन मतलब ये घटना ऐसे समझिए कि जब लोगों की दुश्मनी होती है तो वो अपने बचाव के लिए और अपने डिफेंस के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उस चाकू को, डैगर को छिपा के चलते हैं ताकि अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो तो उसका इस्तेमाल कर सकें। और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब आपस में बिटर रिलेशन होते हैं या हॉस्टाइल रिलेशन होता है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हो गया बिटरली हॉस्टाइल। सो आंसर इज डी। मैंने आपको कहानी भी बता दिया ताकि आप इस इडियम को कभी ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसके ऊपर भी वोकैब के अंदर प्लेलिस्ट में हमने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके वीडियो। काफ़ी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको मिल जाएंगे और याद करने का तरीका भी मिल जाएगा। इसका मतलब ट्वेंट होता है, ए इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब पैसिव फॉर्म चूज़ करना है, यानी ये जो दिया हुआ है ये वाला तो एक्टिव में होगा। जब आप एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्ज़ाम में कैसे आता है ये हम आपको दिखा चुके हैं। डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इट्स अ एक्टिव वॉइस। नाउ यू हैव टू सी द पैसिव वॉइस। मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। पहला ही वाला डायरेक्टली ए इज़ द आंसर। ए इज़ द आंसर, रिपीटेडली बोल रहा हूँ मैं ताकि आप नोट कर लें। मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये वाला क्यों है, क्यों नहीं है। अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्लेलिस्ट पे जाकर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ना होगा, देखना होगा। जितनी बार आप वो वीडियो देखेंगे आपको क्लैरिटी आता रहेगा। हमने आपको आंसर बता दिया है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न इंग्लिश ईजीली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इंग्लिश की तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके काम का होगा कंपटीशन की तैयारी के लिए, और आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा आपके लिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।